हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स का जो 5वां चैप्टर लेकर चल रहे थे हम लोग, चुंबकत्व तथा द्रव्य, उसका लेक्चर नंबर 4 लेकर। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग चुंबकत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप सभी लोगों को इसे तैयार कर लेना चाहिए, सीरियसली कर रहा हूँ। और जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, मैं उन्हीं परिभाषाओं को केवल मैं यहाँ पे लिया हूँ। तो चलिए गाइस, आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? भू चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़े थे। हमने जाना था कि नति कोण किसे कहा जाता है, नति कोण किसे कहा जाता है, या नमन कोण इसे कहते हो, नमन कोण, ये क्या होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में जाना था, ठीक है। नति कोण या नमन कोण हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से जाना था, समझा था ना हमने। दिक्पात कोण, दिक्पात कोण भी हमने अच्छे से समझा था, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं। आज हम लोग देखिए, ये सभी जो परिभाषाएं थे, ये जो सभी आपके लिए थे, ये सभी क्या था? पृथ्वी के भू चुंबकत्व से संबंधित परिभाषाएं थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे चुंबक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले हेडिंग करना है चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। और हाँ, साथ में मैं इसका जो PDF है, ये भी मैं आप लोगों को दे दूंगा टेलीग्राम पर भी और अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर भी, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये आपका है यहाँ से, ये तो कल का PDF है, यहाँ से कल तक का PDF आप लोगों को मैं दे दिया हूँ, ठीक है। ये देखिए, पृथ्वी चुंबकत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये PDF है ना, ये PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भी दे दूंगा और अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर भी दूंगा, ठीक है। कहीं से भी आप लोग डाउनलोड करके पढ़ जरूर लेना, ठीक है। बाकी जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, इसका भी आप लोग पूरी तन्मयता से, कंसंट्रेशन के साथ में, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में सभी लोग जरूर ध्यानपूर्वक इसे पढ़ना, तो निश्चित रूप से इसी लेक्चर में आपको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और जो चीज़ें मैं कमेंट करने के लिए कहूँगा, कमेंट करना, ठीक है। सबसे पहला हेडिंग आप लोग करना चुंबकीय प्रेरण। क्या हेडिंग करना है? चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। ऊपर हेडिंग कर लेना चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाएं, चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है। चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला परिभाषा आपका चुंबकीय प्रेरण। सबसे पहला कौन सा परिभाषा है? चुंबकीय प्रेरण। सबसे पहला परिभाषा कौन सा है? चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण किसे कहा जाता है? ध्यान देना सभी लोग, चुंबकीय प्रेरण किसे कहा जाता है? समझने वाली बात है। जब किसी चुंबक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो वह पदार्थ क्या हो जाता है? चुंबकित तो हो जाता है, ठीक है। इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बात को समझना सभी लोग, समझने वाली बात है। देखिए, ये हम कोई चुंबक लिए हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। यहाँ पे हमने कोई लोहा रख दिया। अब हमने देखो, यहाँ पे हमने कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया, जैसे मान लीजिए कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया, चुंबकीय पदार्थ, ये आपका क्या है? चुंबक है। इस चुंबकीय पदार्थ को इस चुंबक के पास में हमने रखा, तो क्या होगा? ये चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएगा? चुंबकित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुंबकित हो जाएगा, यानी इस पदार्थ में कुछ चुंबक के लक्षण आ जाएंगे। यही आपका चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। आगे आप लोग चुंबकीय प्रेरण के संबंधित नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसमें आपको डिटेल से पढ़ना है। लेकिन ये चुंबक से संबंधित परिभाषा है, और एग्जाम में छोटे से 1 नंबर में पूछ लेता है चुंबकीय प्रेरण किसे कहा जाता है। जब 1 नंबर में पूछेगा तो जवाब भी 1 नंबर की तरह मिलना चाहिए। क्यों 10 नंबर की तरह दोगे? क्यों 4 पन्ना भरोगे? एग्जामिनर को 1 ही नंबर देना है ना। आप अगर 10 लाइन लिखोगे तब पर भी 1 नंबर देगा, 1 लाइन लिखोगे तब पर भी आपको एग्जामिनर 1 ही नंबर देगा। इसी कहा जाता है स्मार्ट अप्रोच। तो आपको 1 लाइन का डेफिनेशन लिखना है इसमें, और सभी लोग इस डेफिनेशन को मेरे साथ बोलेंगे भी। क्या? सभी चुंबकीय पदार्थ, क्या आपको लिखना है? जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो वह पदार्थ क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है, ठीक है। तो इस पूरे प्रक्रिया को, इस प्रकार उत्पन्न चुंबकत्व को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। आप लिखना चाहते हो, लिखिए मेरे साथ। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है,
जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, कहाँ पे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी ये चुंबकीय पदार्थ इसको चुंबक के क्षेत्र में रखा, तो ये पदार्थ क्या हो जाता है, रखा जाता है, तो पदार्थ क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है, चुंबकित हो जाता है, हो जाता है। ये तब ये पदार्थ क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। तो पदार्थ क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकत्व को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकत्व को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकत्व को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब हमने इस चुंबक के पास में कोई चुंबकीय पदार्थ रखा तो पदार्थ क्या हो गया, चुंबकत्व हो गया। यह पदार्थ को हमने जब चुंबक के पास में हमने रखा तो वह पदार्थ क्या हुआ, चुंबकित हो गया, यानी चुंबक के कुछ गुण उत्पन्न हो गए। तो इस प्रकार इस पदार्थ को चुंबकत्व होने की प्रक्रिया को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी जब किसी चुंबक के पास में हमने कोई पदार्थ रखा तो वह पदार्थ क्या हो गया, चुंबकित हो गया, और इस प्रकार चुंबकित होने की या चुंबकत्व होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण का डिफिनेशन सभी को याद हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार सभी लोग मेरी बात माने, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चुंबकीय प्रेरण का डिफिनेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हो गया चुंबकीय प्रेरण का डिफिनेशन? लिख लिए सभी लोग चुंबकीय प्रेरण का डिफिनेशन? क्या, जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीयत्व को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिफिनेशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन क्या, देखिए छोटी छोटी परिभाषाएं जो 1 नंबर में पूछती हैं। आगे चल के आपको एक कुछ न्यूमेरिकल करने हैं जो कि कभी कभी पूछता है, यानी सभी परिभाषाएं 1 नंबर में पूछती हैं, तो उसी तरीके से हम लोग याद करेंगे। ठीक है, याद करा देंगे, परेशान मत होना, बस सब साथ में लिखते चलना, साथ में बोलते चलना। ठीक है, अब आपको पढ़ना है चुंबकन की तीव्रता। किसकी तीव्रता, आगे आपको कंफ्यूजन होगा, पहले हेडिंग करना चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता। क्या हेडिंग करना, चुंबकन की तीव्रता। किसे कहा जाता है चुंबकन की तीव्रता? देखिए कोई चुंबकीय पदार्थ है, उसके पदार्थ के प्रत्येक सूक्ष्म आयतन में नेट चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहा जाता है, चुंबकन की तीव्रता कहा जाता है। यानी पदार्थ के एकांक आयतन में नेट चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहा जाता है, चुंबकन की तीव्रता कहा जाता है। किसी पदार्थ के, आप लिख सकते हो, किसी पदार्थ, कोई पदार्थ है, उसके क्या, किसी पदार्थ के एकांक आयतन, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में नेट चुंबक, किसी पदार्थ के एकांक आयतन, कोई पदार्थ उसके एकांक आयतन में नेट, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में नेट चुंबकीय आघूर्ण को, चुंबकीय आघूर्ण, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में नेट चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहा जाता है, नेट चुंबकीय आघूर्ण को उस पदार्थ का चुंबकन की तीव्रता कहलाता है। नेट देख, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में नेट चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहा जाता है, उस पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता कहा जाता है। अब बात समझना सभी लोग, याद नहीं हो रहा है मुझे मालूम है, 2 लाइन का डिफिनेशन याद नहीं हो रहा है, इतना बड़ा दिमाग लेकर बैठे हुए हो। हाँ, जब कोई पदार्थ है उसके एकांक आयतन में नेट चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहा जाता है, चुंबकन की तीव्रता कहा जाता है। ठीक है, इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। आई इज इक्वल टू क्या होता है, यम अपान भी, यम अपान भी। यानी कोई पदार्थ है उसके एकांक आयतन में जो पदार्थ की चुंबकीय आघूर्ण है, यम क्या है, यहाँ पे यम आपका चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण है, और भी क्या है आपका, आयतन है, भी आयतन है, पदार्थ का आयतन है। यानी कि किसी भी पदार्थ के आप लिख कर सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण तथा आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है, चुंबकन की तीव्रता कहा जाता है। यह भी डिफिनेशन आप लोग कर सकते हो।
कोई गलत नहीं काटेगा। ये भी डिफिनेशन आप लिख सकते हो। किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण तथा पदार्थ के आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है? चुंबकन की तीव्रता कहा जाता है। यह भी डिफिनेशन आप सभी लोग लिख सकते हो। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, आपको मालूम है कि पदार्थ का जो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? कैपिटल M इज इक्वल टू होता है स्मॉल m इंटू 2l। यह आपको पता है। आपको पता है कि आयतन V इज इक्वल टू क्या होता है? क्षेत्रफल जिसे आप लोग A लिखते हो, क्षेत्रफल को A लिख दो, A इंटू 2l, क्षेत्रफल इंटू लंबाई, यही होता है ना। लंबाई यहाँ पे यल, सॉरी ये यल। आयतन देख, चुंबकीय आघूर्ण M इज इक्वल टू क्या होता है? M इंटू यल। अरे मैंने अभी परसों के लेक्चर में आपको बताया था चुंबकीय आघूर्ण के बारे में, आप लोग भूल गए। चुंबकीय आघूर्ण M इज इक्वल टू M इंटू यल होता है। और आयतन आपको लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही आयतन होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई आपका क्षेत्रफल हो जाता है, बचा हुआ लंबाई यहाँ पे लिखो, यही हो गया आपका। तो इसको आप यहाँ पे रखोगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल m इंटू यल अपान A इंटू यल, ये यल से यल कट जाएगा, I इज इक्वल टू m अपान A। यह भी आपका एक फार्मूला आएगा, यह भी आपका एक फार्मूला आएगा। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? ये चुंबकन की तीव्रता समझ में आया सभी को? चुंबकन की तीव्रता किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के एकांक आयतन में नेट चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं? चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करेंगे डिफिनेशन, कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करेंगे डिफिनेशन। और इसका फार्मूला I इज इक्वल टू m अपान A भी कमेंट करेंगे। साथ में इसका मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर भी कमेंट करेंगे। एम्पियर मीटर, यह इसका मात्रक होता है, एम्पियर प्रति मीटर। ठीक है, चुंबकन की तीव्रता सभी को समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग करना चुंबकीय तीव्रता। देखिए अभी तक आप चुंबकन की तीव्रता पढ़े थे, कंफ्यूजन इसी जगह होता है। नेक्स्ट आपको क्या हेडिंग करना है? चुंबकीय तीव्रता। यह आपका चुंबकन की तीव्रता थी। अब आपको क्या पढ़ना है? चुंबकीय तीव्रता। क्या पढ़ना है? चुंबकीय तीव्रता। ये याद रखना है, चुंबकीय तीव्रता। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है सबको, मैंने कहा ना कंफ्यूजन होता है चुंबकन की तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता में। कंफ्यूजन नहीं होना आपको, दोनों एक साथ मैं बता रहा हूँ, दोनों को अलग अलग आपको लिखना है, अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, चुंबकीय तीव्रता किसे कहा जाता है? ध्यान देना सभी लोग, चुंबकीय तीव्रता किसे कहा जाता है? देखिए जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आपका, जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं? किसी चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं, तो उस चुंबकीय पदार्थ के चुंबकित तो होने की क्षमता को क्या कहते हैं? चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए फिर से सुनिए सभी लोग, सुनिए ध्यानपूर्वक सभी लोग, जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ की चुंबकित करने की क्षमता को, रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को, उस क्षेत्र का चुंबकीय तीव्रता कहलाता है। देखिए कोई पदार्थ रख दें आप यहाँ पे, ये आपका चुंबक रख दें, ये चुंबक है आपका, इसके यहाँ पे कोई पदार्थ रखें हम लोग, यह पदार्थ के चुंबकित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? उसका चुंबकन की तीव्रता कहते हैं, चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। मेरी बात करने का मतलब जो कोई पदार्थ है उसके चुंबकित होने की क्षमता, कितना जल्दी ये चुंबकित हो रहा है इस पदार्थ के द्वारा, वही आपका चुंबकन की तीव्रता कहलाता है। डिफिनेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना जो मैं डिफिनेशन लिखाने जा रहा हूँ, रट लेना है। एग्जाम से पहले यही सभी चीज़ें तो रट जाना होता है, या मतलब याद करके, और परेशान नहीं होना। इतना बार टेस्ट लूँगा कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और कुछ लोग परेशान होते हैं, सर मुझे फार्मूला याद नहीं होता है सर, मुझे ये नहीं पता चलता कहाँ पे किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगाना है। चैप्टर नंबर 4 में कोई विकास अग्रवाल नाम का स्टूडेंट है, 1-2 दिन पहले हमसे कर रहा था, अभी से मुझे याद है। आपका मैं ये नहीं कहा कि आपका मेरी तरफ से पूरा सिलेबस कंप्लीट है, अभी तो मैं केवल थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, छोटी मोटी क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ। मैं इतना क्वेश्चन कराऊंगा कि एक एक फार्मूला आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात है, अगर कुछ कर सकते हो तो जब तक मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ तब तक आप अगर कुछ कर सकते हो तो वह काम करना, सभी चैप्टर्स के फार्मूला को एक पन्ने पर लिखना अच्छे से। तो चैप्टर नंबर 1 के जो भी फार्मूला है, मैं तो आपको पढ़ा ही दिया हूँ सभी पूरा चैप्टर, तो चैप्टर्स के सभी फार्मूला को एक अच्छे से, बहुत अच्छे राइटिंग में स्केच पेन से
व्हाइट पेपर पे, ये नहीं कि आपको लाइनिंग वाले कापी पे लिखना, व्हाइट पेपर पे लिखना है। लिखकर मुझे सेंड कर देना टेलीग्राम पर। अच्छा देखूंगा तो मैं भी स्टूडेंट्स को दे दूंगा। हालांकि मैं फार्मूला का सीट बनवा रहा हूँ। अब बनवाने का क्या मतलब है कि देखिए अभी आपका जो है स्टडी मटेरियल से संबंधित काम करने लगे, तो इसमें क्या होता है कि मेरे पास टाइपर जो है 1 ही 2 है, ठीक है, तो उसमें मैनेज नहीं हो पाता है काम, काफ़ी ज़्यादा काम होती है, उसमें आपके क्वेश्चंस वगैरह भी लगाना होता है, तो इसमें वे काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर भी मैं दूंगा आपको फार्मूला सीट, ठीक है, परेशान नहीं हो ना। अभी पेपर अभी कल नहीं है, कल होता तो मैं अभी आज रात भर जग के करवा देता मैं, लेकिन पेपर नहीं है तो मैं सोचता हूँ कि जो काम पहले आपको पहले स्टडी मटेरियल मिल जाए, नोट्स मिल जाए, ये सभी चीज़ें मिल जाए, ठीक है, तब अच्छा रहेगा ना। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज फार्मूला लिखना है। जल्दी मैं देखिए 5वां चैप्टर चल रहा, आज 5वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक मैं छोड़ूंगा, उसको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। 5वां चैप्टर कंप्लीट, 6वां 7वां 8वां, उसके बाद 9वां चैप्टर से सर पढ़ा ही रहे हैं। 40 दिन का जो मैं समय दिया था ना, 40 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। देखो आप पहली बार पढ़ रहे हो बोर्ड में, लेकिन मुझे मालूम है कब कौन सा चैप्टर चलना है। कुछ लोग आगे हैं, लेकिन कितना क्वेश्चन मैं कराया हूँ चैप्टर नंबर 1 में, जानते हो ना आप लोग। अब मुझे मजबूर कर रहे हो कि मुझे सिलेबस कंप्लीट कर दो, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, यही चाहते हो ना। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो आपके लिए अच्छा है वही मैं करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन भी कराऊंगा, सिलेबस भी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। और 40 दिन का जो 40 लेक्चर का, 40 दिन नहीं 40 लेक्चर्स का जो मैंने प्लान दिया था, उसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लगभग कंप्लीट हो जाएगा। 2-4 चैप्टर बचेगा तो कंप्लीट है, समझना उसे, ठीक है। तो चलिए चुंबकी तीव्रता के बारे में डिफिनीशन लिख लेते हैं हम लोग। चुंबकी तीव्रता किसे कहा जाता है, ध्यान देना सभी लोग। चुंबकीय तीव्रता किसे कहा जाता है, देखिए जब कोई पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकित हो जाता है। तो चुंबकित पदार्थ के अंदर जो होता है, ठीक है, जब कोई पदार्थ जो होता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। तो चुंबकित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उस पदार्थ की क्या कहते हैं, चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ को आप लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन क्या, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उसमें रखा गया पदार्थ है, उसके चुंबकित पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को, पदार्थ को रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को क्या कहलाता है, चुंबकन की तीव्रता कहलाता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ को उसे चुंबकित करने की क्षमता को, चुंबकित करने की क्षमता को उस क्षेत्र की चुंबकन की तीव्रता कहलाता है, उस क्षेत्र की चुंबकन की तीव्रता कहलाता है। अब बात समझ में आई सभी को, एक बार डिफिनेशन सभी लोग पढ़ो मेरे साथ। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, यानी जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को उस चुंबकन की, उसे क्या, उस क्षेत्र की चुंबकन की तीव्रता कहलाती है। कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें किसी पदार्थ को रख देंगे तो वो चुंबकित हो जाएगा। मैंने आपको बताया, अगला चैप्टर है प्रेरण चुंबकीय प्रेरण, वहाँ पर भी आपको ये बातें समझ में आई कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई पदार्थ रखा जाता है, चुंबकीय पदार्थ, तो चुंबकित हो जाता है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखने पर वह चुंबकित हो जाता है और इस क्षमता को क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इसको हम लोग यच से प्रदर्शित करते हैं, यच से सिद्ध करते हैं। देखिए ये 2 लाइन का डिफिनेशन है, 1-2 बार लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने आपको समझा दिया कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, यानी बाहर के चुंबकीय क्षेत्र में कोई पदार्थ अगर हम रख दी, कोई पदार्थ हमने रख दिया वहाँ पे, उस पदार्थ के चुंबकित होने की क्षमता को क्या कहलाते हैं, उस क्षेत्र का चुंबकन की चुंबकीय तीव्रता कहलाता है। इसको यच से प्रदर्शित करते हैं। यच इज इक्वल टू होता है, यच इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, यच इज इक्वल टू, यच इज इक्वल टू होता है बी अपान म्यू माइनस आई, बी अपान म्यू माइनस आई, ये होता है बी अपान म्यू माइनस आई, बी अपान म्यू माइनस आई। ये आई क्या है, चुंबकन की तीव्रता है। ये आई क्या है, चुंबकन की तीव्रता, ठीक है। और ये बी क्या है, चुंबकीय प्रेरण है,
बी चुंबकीय प्रेरण। आई क्या है? चुंबकन की तीव्रता है। बी क्या है? चुंबकीय प्रेरण। सभी को समझ में आया? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा चुंबकशीलता। ये समझ में आ गया ना? इसको कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट भी कर देना फटाफट टाइप करके, जब तक मैं रफ कर रहा हूँ। चुंबक की शीलता, ठीक है। जो चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ इसे याद कर लेना बस। इस चैप्टर से इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है, चैप्टर छोटा था। चुंबकीय तीव्रता, क्या हेडिंग करना है? चुंबकीय तीव्रता, चुंबकशीलता। क्या? चुंबकशीलता। कल देखता हूँ इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेता हूँ। चुंबकशीलता, चुंबकशीलता किसे कहा, क्या कहा लिखना है आपको? चुंबकशीलता किसे कहा जाता है? चुंबकशीलता। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी तथा चुंबकन तीव्रता यत के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं। किसी, आप लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए किसी, चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए किसी पदार्थ, चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए कोई पदार्थ। देखिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है, वहाँ पे हमने पदार्थ रख दिया। मान लीजिए ये आपका मोबाइल है, एक मिनट मोबाइल को निकालिए, ये मोबाइल है, इसको हमने उठाकर चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। समझना बात को, समझने वाली बात है। यह मोबाइल है, इसको हमने उठाया और चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। जब इसको हमने उठाकर चुंबकीय क्षेत्र में रखूँगा हम, तो क्या होगा यहाँ पे? अरे क्या होगा यहाँ पे? जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखा जाता है तो क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब किसी पदार्थ को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो उस पदार्थ को जब हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो उस पदार्थ, उस चुंबकीय क्षेत्र, उस जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा, उस चुंबकीय क्षेत्र यानी जो जिस क्षेत्र में हमने रखा था उसके चुंबकीय क्षेत्र बी तथा चुंबकीय तीव्रता एच के अनुपात को, तथा चुंबकीय तीव्रता एच के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकीय तीव्रता एच के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र बी तथा चुंबकीय तीव्रता एच के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं। अब देखिए बी, इसको हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू इक्वल टू क्या होता है? बी अपान एच, यही होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी तथा चुंबकीय तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता एच के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र बी तथा चुंबकीय तीव्रता एच के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी तथा चुंबकीय तीव्रता एच के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। एम्पियर स्क्वायर होता है, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है। आपेक्षिक चुंबकशीलता नेक्स्ट है। आपेक्षिक चुंबकशीलता, यह आपेक्षिक चुंबकशीलता पूछा जाता है। ठीक है, चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहा जाता है? देखिए ये जो चुंबकशीलता है इसका मान किसी पदार्थ में तथा वायु में जो मान होता है उसके अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। आप लिख सकते हैं चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा वायु की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा वायु के चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। यानी इसको म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान नॉट, ये होता है। म्यू आर इक्वल टू म्यू नॉट होता है। यानी कि किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबक की चुंबकशीलता, यानी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा वायु की चुंबकशीलता, वायु मतलब वायु,
म्यू अपान म्यू नॉट को क्या कहते हैं, उस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, उस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना आप सभी लोग, जो म्यू का मान होता है ना, म्यू का मान जो होता है आपको यह याद रखना है कि म्यू का मान, म्यू आर का मान, म्यू आर का मान बहुत ही अधिक होता है 1 से लौह चुंबकी के लिए, लौह चुंबकी के लिए, लौह चुंबकी के लिए 1 से काफ़ी अधिक होता है। और जो प्रतिचुंबकी होता है, देखिए 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक तो चुंबकीय 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पलट लोहा वगैरह होता है जो चुंबक के क्षेत्र में रखने पर तुरंत आकर्षित कर लेता है, तो उसे लौह चुंबकी कहा जाता है। तो लौह चुंबकी के लिए उसका मान 1 से काफ़ी अधिक होता है। और दूसरा क्या होता है, अनुचुंबकी होता है। अनुचुंबकी मतलब तो धीरे धीरे आकर्षित होता है, मतलब वो अनुचुंबकी होता है, उसका मान 1 से थोड़ा मोड़ा अधिक होता है। मतलब कि इसका मान अगर 10 होगा तो इसका मान 1 या 2 होगा, ठीक है, मतलब 1 से थोड़ा मोड़ा अधिक होता है। एक होता है प्रतिचुंबकी जिसके लिए एक का मान प्रतिचुंबकी के लिए क्या होता है, 1 से काफ़ी कम मान होता है। यानी लौह चुंबकी के लिए 1 से काफ़ी अधिक मान होता है, अनुचुंबकी के लिए 1 से थोड़ा मोड़ा अधिक होता है, प्रतिचुंबकी के लिए 1 से कम मान होता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहा जाता है, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा वायु की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को हम लोग आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। अरे समझ में आया। चुंबकशीलता किसे कहते हैं, पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र B तथा चुंबक की तीव्रता H के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, इसे आप सभी लोग नोट करिएगा, एक बार कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि चीज़ें आपको तुरंत मक्खन हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है। ना, चलिए अब चुंबकीय प्रवृत्ति हेडिंग करिएगा, चुंबकीय प्रवृत्ति। काई यम से प्रदर्शित किया जाता है चुंबकीय प्रवृत्ति, काई यम। ठीक है, काई का इसे काई से प्रदर्शित किया जाता है। अब चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहा जाता है, देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहा जाता है, देखिए सीधी सी बात है, चुंबकन की तीव्रता I तथा H के अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। सीधी सी बात है, I क्या है, चुंबकन की तीव्रता है। I क्या है, चुंबकन की तीव्रता। H क्या है, चुंबकीय तीव्रता। चुंबकन की तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकन की तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे मुझे लिखवाना होगा, नहीं लिखवाना होगा। चुंबकीय प्रवृत्ति की मान डिफिनेशन सभी लोग समझ गए होंगे। चुंबकन की तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट चीज है 3 चुंबकीय क्षेत्र H B I में संबंध। H यानी चुंबकीय तीव्रता, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, I मतलब चुंबकन की तीव्रता में संबंध। नेक्स्ट है H B I में संबंध। क्या होता है संबंध, क्या होता है संबंध, मालूम है आपको। चुंबकीय क्षेत्र B का मान होता है, B इक्वल टू होता है म्यू नॉट H प्लस I, ये होता है, ये याद रखना है, म्यू नॉट H प्लस I, ये चुंबकीय क्षेत्र B का मान होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र B का मान होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र B का मान होता है। यह किसका मान होता है, चुंबकीय क्षेत्र B का मान होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि यह I इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं ना, I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू लिख सकते हैं काई H लिख सकते हैं। तो यहाँ पे काई H लिखिए, B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट H प्लस H काई। ठीक है, ये I का वैल्यू काई H लिख सकते हैं ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, इसको कॉमन कर लेंगे, B इक्वल टू म्यू नॉट H 1 प्लस काई। ठीक है, ये लिखिए हमने 1 प्लस काई। अब ध्यान देना, इस B का वैल्यू क्या होता है, इस B का वैल्यू क्या होता है, मैंने आपको बताया था इस B का वैल्यू क्या होता है, आपको मैंने बताया था B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट H होता है। B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट H होता है, म्यू H होता है।
B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एच होता है। मैंने आपको बताया था ना, ये बताया था मैंने आपको चुंबकशीलता में मैंने आपको क्या बताया था, म्यू इज इक्वल टू बी अपान एच बताया था। तो यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एच हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने बी म्यू एच लिखते हैं, तो म्यू एच प्लस म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एच 1 प्लस काई, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना सभी लोग, ये एच से यह एच कट जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई, ये हो जाएगा। अब ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पे क्या होगा, ये जो म्यू नॉट है इसको इस साइड ला के भाग देंगे, तो म्यू अपान म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काई। ठीक है, म्यू अपान म्यू नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना सभी लोग, म्यू अपान म्यू नॉट को मैंने आपको बताया था म्यू आर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी है, यानी यह भी आपको याद रखना है, यह भी याद रखना है। इससे कैसे मैं ये इसको लेकर आया, यह भी आपको याद रखना है। चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी, ये मेरी गारंटी है, मुझे मालूम है चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आती है। जिसको समझ में आया एक बार जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, और जिसको नहीं समझ में आया हम क्या कर सकते हैं, एक बार आप लेक्चर को और देखिएगा ध्यान से, जो चीज़ें मैं लिखवाऊंगा उसको लिखिएगा अपने कॉपी पर, तब आपको ये पूरा चीज़ें समझ में आएगी कि मैं इस तरह से कैसे यहाँ पर लिखा। क्योंकि आप ये भूल चुके हैं कि बी का मान म्यू एच होता है, ये भूल चुके हैं आप, ये भूल चुके, ये तो यहीं से लिखा था मैंने, आई इज इक्वल टू एच आई टू एच एक्स, ये तो आपने लिख लिया, लेकिन ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछी जाती यहाँ से, इस चैप्टर से। इस चैप्टर में एक चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ, क्या निलंबित कुंडली या चल कुंडली धारामापी। ठीक है, इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ, वैसे ज़्यादा पूछी जाती नहीं है। मैं देखा हूँ साला जो है कि 2017 में पूछा गया था, उसके 18 में, तो मैंने सोचा कि छोड़ो जाने दो अभी, कि वो भी पूछा क्या गया था 1 नंबर में। इतना बड़ा चीज़ें हैं, 1 नंबर में पूछा गया था। क्या पूछा गया था मालूम है, क्या पूछा गया, उसका जो होता है सेंसिटिविटी की हिंदी में क्या कहते हैं भाई, नहीं याद आ रहा। ठीक है, उसको हिंदी में कुछ शब्द कहते हैं, वही पूछा गया था। तो मैंने सोचा इसको हम अभी स्किप कर देते हैं, जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा चैप्टर्स के, मतलब जब मैं टेस्ट लूँगा तो उसके पहले ही क्वेश्चन मैं उसके करा दूंगा और उसको प्रैक्टिस में टेस्ट में दे दूंगा, क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो कल तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर 1-2 दिन नहीं होगी क्लास, संडे सैटरडे मालूम है आपको, टेस्ट लूँगा। मंडे से फिर से नया चैप्टर सोच रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है मुझे जाना है, और जाऊँगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिछली बार आपको देखे थे डॉक्टर साहब, तो उन्होंने बताया था तो कि एक रिपोर्ट है उसको लाने जाना है। ठीक है, तो हो सकता है एक दिन बस मिस्टेक हुआ, क्योंकि मुझे वहाँ नहीं लाना है, एक रिलेशनशिप है वहाँ पर ही जाना है, मतलब वो वहाँ से लेकर आए हैं रिपोर्ट, और उन्हीं से लेकर आना है। ठीक है ना, तो एक दिन हो सकता है मैंने जो, वैसे मैं संडे को चला जाऊँगा। ठीक है, सैटरडे को ने संडे को तो आपको किताब देना है, इसलिए मुझे मंडे को जाना होगा। हो सकता है अगर मंडे को जाना होगा तो परेशान मत होना, मैनेज कर लेना। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री क्लास देखूंगा तो ले लूँगा, क्योंकि दिन में जाऊँगा 6:30 बजे तक आ जाऊँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए अब 6 चैप्टर को शुरू करते हैं, 6वां 7वां 8वां 3 चैप्टर है, उसमें से एक चैप्टर तो एक दिन का है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद जो वैद्युत चुंबकीय क्या होता है, जो होता है मैक्सवेल के नियम वाला जो चैप्टर है, वो तो एक दिन का है, या बहुत होगा 2 लेक्चर उसमें लगेगा। उसके बाद सबसे बड़ा चैप्टर आपका ये प्रत्यावर्ती धारा है, उसी में थोड़ा समय लगेगा, फिर चैप्टर कंप्लीट होगा मेरा वाला भाग, और सर अपना कंप्लीट कर देंगे 40 दिन में। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 20 से 25 दिन में ना, 20 से 25 दिन नहीं, 20 से 25 लेक्चर्स में। ठीक है, ऐसा नहीं दिन गिनने बैठ जाओ, मैं उस दिन क्लास पढ़ाया ही नहीं, आप लोग सोचेंगे हो गया। हाँ, अब रह गई बात आप लोगों का काम क्या है। आप लोगों का काम यह है, अरे नहीं सब्सक्राइब नहीं करना है यार, सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देते हो, मैं कभी कहता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, कर देते हो आप लोग ना। मैं सोचता हूँ अच्छे से अच्छे पढ़ाई जाए। आप लोगों का काम क्या है कि सभी चीज़ों को अब रिवीजन करना है। मैं जल्दी टेस्ट लूँगा, थोड़ा सा एप्लीकेशन में थोड़ा सा बग है, समस्या एप्लीकेशन पता नहीं क्यों आप टेस्ट की कापी नहीं सबमिट हो पा रही है। जैसे सही होगा मैं टेस्ट लेने स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।